हम लोग इसको जल्दी से नए टॉपिक को कवर अप करते हैं, क्योंकि हमको अभी हम लोगों को इसको जल्दी से ख़त्म करना है आगे की चीज़ों को। तो सबसे पहले जो कल डिस्कस हुआ था उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लीजिए। शॉर्ट रिवीजन में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस इज सम एस्टेब्लिश्ड वैल्यू। वो कोई एक एस्टेब्लिश वैल्यू होती है और उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चैलेंज करती है। इतनी बात को हम लोग याद रखेंगे तो बहुत मदद करेगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको चैलेंज करती है। फिर जब उसको चैलेंज करती है तो चैलेंज करने के बाद में क्या होगा कि यू हैव टू डू सम टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑन इट, या कुछ उसका प्रोसीजर होना चाहिए। कैसे पता चले भाई कि ये जो काम हुआ है, ये जो आपकी एज्यूम्ड हाइपोथेसिस है, इसके अगेंस्ट में जो भी काम हुआ है वो बिल्कुल सही है या गलत है। सम प्रोसीजर और सम थिंग्स टू बी इसके साथ हो, देन वी आर एबल टू। अब पहले तो जल्दी से कल के रिवीजन में जितनी बातें हुई थी पहले आप बताइए। इफ देयर इज एनी क्वेरी, तो एक पूरा माहौल बनना शुरू हो। यस, इफ देयर इज एनी क्वेरी। कल जो डिस्कस हुआ था उसमें कोई क्वेरी, बात कुछ कुछ समझ आ रही थी कि हाइपोथेसिस नाम की चीज़ होती क्या है, समझ आने लगी कि क्या होती है। यस प्लीज़, किसी के पास कोई क्वेरी है? नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्या आपने हाइपोथेसिस बना ली और हाइपोथेसिस बनाने के बाद में उस पर आपको टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो कुछ इसके सिंपल स्टेप्स हैं, उनको आप लिख लीजिए फटाफट। और जब वो सिंपल स्टेप आपके पास सिंपल स्टेप्स हों, क्योंकि यू हैव टू राइट इन द आंसर शीट्स, तो वो सिंपल स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कैसे होगा। तो द बेसिक लॉजिक इज टू फर्स्ट टू डिजाइन द नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट टू डिजाइन or construct the null hypothesis and alternative hypothesis. सर रिपीट कर Second दीजिए। step, yes, first and the foremost step to design or finalize or construct your null hypothesis and its alternative hypothesis. पहले तो आप ये दो मान्यताएं स्थापित करिए कि क्या नल है, क्या मतलब हमारा चल रहा है सेट, और चेंज हमारा है तो वो चेंज किस तरीके का है। बोथ साइड इफेक्ट है कि वन साइड इफेक्ट है। कल हम लोगों ने लास्ट के सेशन में कुछ डिस्कस किया था कि वो बोथ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, टू टेल टेस्ट, वन साइड इफेक्ट भी हो सकता है, वन टेल टेस्ट। तो इतना आपको पहले डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब आप अल्टरनेटिव पे जाओगे तो जो आपका क्वेश्चन है या जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उससे यू आर एबल टू डिसाइड द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन देखना होगा कि जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरी क्लास में से 5 बच्चे लिए जाएं, फिर ये बोला जाए कि यार ये तो जो पूरे क्लास का एवरेज है इससे ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम लगातार कम की बात करें कि दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, तो भी हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि ये केवल वैसे नहीं है जैसे कि क्लास के एवरेज है, देन वो डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये उससे खराब भी हो सकते हैं, जो आपका एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ तक की बात आपसे हो गई थी, तो आपको इसको परफेक्टली डिजाइन करना है, अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके बनाना है एज पर योर प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू सेट अप अ सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको ये सिग्निफिकेंस लेवल सेट करना है कि किस लेवल तक सिग्निफिकेंट मानेंगे, किस लेवल तक आपका सिग्निफिकेंट लेवल है रिगार्डिंग द रिजेक्शन। और ये सिग्निफिकेंट लेवल इज नॉट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, ये आपको रिजेक्ट कराता है, ठीक है ना। आपको सिग्निफिकेंट लेवल लेना है। तो जो जल्दी से इस पिक्चर पे आ जाइए, जो एक पिक आपको भेजी है मैंने, उस पिक में आप देख रहे होगे कि कुछ आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के छोटे छोटे से पिक्चर्स बने हुए हैं इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
उन्होंने क्वेश्चन दे के रखा है, कंसिडर द नल हाइपोथेसिस इज 5000, आप उसको 5000 ना मान करके कुछ भी मान सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस का नोटेशन है H0, और उसके बाद में आपके लिए लिखा हुआ है कि इफ इट इज इक्वल, तो ये क्या हो गया आपके लिए कि वो बोले कि हाँ, आपको नल हाइपोथेसिस जो लोग निकाले गए इस सैंपल से, यानी इस 5000 में से जो भी एक अलग से सैंपल निकाला गया, वो दैट इज बिहेविंग एज सच लाइक सेम एज दिस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 इज। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपकी जो ये पिक्चर बनी हुई है ऑन द टॉप, ये फॉलो कर रही है। मीन्स योर टेस्ट इज द टू टेल टेस्ट। आपका जो टेस्ट है वो क्या है? टू टेल टेस्ट है। ठीक, आप तो ये स्वीकार कर रहे हो ना कि मान लो कोई एक, अगर हम लोग क्लास का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो क्लास का एक एवरेज स्कोर परफॉर्मेंस है, उसमें से 5 बच्चे निकाले गए, और कोई भी ये बोले कि यार ये जो है ये क्लास का एवरेज ठीक नहीं है, आई मीन 5 बच्चों पर टेस्ट करके देखते हैं, तो ठीक नहीं है, दोनों तरफ जा रहा है। उससे अच्छे भी हो सकते हैं एवरेज से ये सैंपल, और उससे कमज़ोर भी हो सकता है। तो वी आर चैलेंजिंग द नल हाइपोथेसिस को, चैलेंज कर रहे हैं हम, वरना मुझे मान लेना चाहिए कि यही एवरेज है। तो ये जो गिवन केस आपके आगे छोटा सा एक एग्जांपल दिख रहा है, तो उसे बोल रहा है कि 5000 जो है ये है कुछ। तो अब आपके लिए टू टेल टेस्ट है कि ये म्यू इज ऑलवेज द पॉपुलेशन मीन। पूरे पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसको लिखते हैं डिनोशन म्यू से। एक्स बार आपका सैंपल का मीन का नोटेशन है, ठीक। एक्स बार इज द नोटेशन ऑफ द सैंपल मीन, एंड द म्यू, जो आपको ये म्यू दिख रहा है कि एच ओ मीन्स द नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 5000, ऐसा जो आपको लिखा दिख रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो एवरेज वैल्यू है इस 5000 के उसकी, ये मुझे, ये अगर मीन है तो ये ओके है। ये बोल रहा है ये नोटेशन कि अगर ये मीन वैल्यू है 5000 तो ये ओके है, ठीक। और ये टू टेल पे जा रहा है, तो टू टेल के लिए, क्योंकि इसने तो केवल क्या किया है, आपको नल हाइपोथेसिस को अगर ओके, और अल्टरनेटिव पहली हाइपोथेसिस आपकी कैसी बन सकती है कि हाँ, इससे अगर कोई सैंपल निकाला गया तो वो अलग अलग हो सकता है, वो इसको फॉलो ना करता हो, तो ये टेस्ट मेरा दोनों तरफ जा सकता है, हो सकता है इससे अच्छे हो सकता है इससे खराब हो। जब इससे अच्छे और खराब दोनों की बात होने लग जाती है, देन इट इज अ टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट में अब आपने अपना देखिए, इसमें एक लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस लेवल 5%। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल 5% है ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, तो ध्यान से सुनते जाइए, इफ योर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इज 100% एंड यू आर सेलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि 95% जो है आपके लिए वो एरिया आप मान रहे हो कि दिस इज द एरिया विच इज करेक्ट। यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल सही होगा, एंड देर इज ए चांस कि जो मैं नल हाइपोथेसिस पे काम कर रहा हूँ या इस पे 5% ड्यू टू द डेटा के कारण गड़बड़ी हो सकती है, तो इसको आपने माना सिग्निफिकेंस लेवल रिगार्डिंग द डेटा, मीन्स द चांसेस ऑफ एरर। तो ये अगर बोथ साइड है 5%, तो एक साइड कितना हो जाएगा 0.025%, दूसरी साइड कितना हो जाएगा 0.025%। जब भी कभी आप कोई टेस्टिंग अप्लाई करें तो एक इमेजिनरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी कॉपी पर ज़रूर बना लें, और उसका कुछ ऐसा ही पिक्चराइजेशन कर ले कि व्हाट इज़ योर सिलेक्शन रीज़न एंड व्हाट इज़ योर रिजेक्शन रीज़न। तब आप देखोगे कि जो वैल्यू आपके उस एरिया में आ रही है विच इज़ शेडेड, जो एरिया आपका शेडेड है वो है आपका सिग्निफिकेंट लेवल 5% का एरिया। क्योंकि अब आप बोथ साइड का चांस लेके चल रहे हो, तो आपने 0.25% एक एरिया में दे दिया और 0.25% एक एरिया में दे दिया, टोटल कितना हो गया 5%। पेन रखिए, पेपर रखिए, कैलकुलेटर रखिए, ज़रूर रखिए आज के सेशन में, और इसको साथ साथ करते चलिए। अब आप देखेंगे कि देखो टोटलिटी कितनी हो गई 5%। तो इसी 5% में क्योंकि हम आइदर साइड जा रहे हैं, तो उन्होंने जो शेडेड एरिया किया उसको क्या लिख दिया है रिजेक्शन रीजन। अगर आपके जो वैल्यूज़ हैं वो इसके बीच में फॉल करती हैं, देन यू आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस।
अगर आपकी वैल्यू उस 95% के एरिया में फॉल करती है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्टेंस रीजन, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे अगर इस एरिया में आएगी तो। ठीक है, इस पर थोड़ा हम लोग एक स्टेप पहले आ गए क्योंकि मुझे अभी सिग्निफिकेंस लेवल आपको बताना था। तो सिग्निफिकेंस लेवल अब आप जान गए। सिग्निफिकेंस लेवल का अब दूसरा यूज क्या हो सकता है कि सिग्निफिकेंस लेवल में अगर आप गलती करते हो देन यू आर गोइंग टू कमिट द एरर टाइप 1 और एरर टाइप 2, यही तो गलती हो सकती है। कल आपने दो गलतियों की हमारी आपकी चर्चा हुई थी, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एरर, एरर 1 एंड एरर 2। इफ यू हैव rejected the null hypothesis which is true, then it is a wrong decision and that should be considered as type 1 error। ये बात हुई थी हमारी आपको। तो अगर ये बात हुई थी, because the criteria for the selection or the rejection of the null hypothesis depends on the significant level, because the criteria of the acceptance or the rejection of this null hypothesis depends on the significant level। तो जो आपका पहला स्टेप था, फोरमोस्ट स्टेप, टू डिसाइड द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम और योर रिसर्च प्रॉब्लम और व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू वांट टू कंक्लूड, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो तो एक आपके सामने जो भी चीज़ है वो एक नैरेटिव या एक भाषा के रूप में सामने आएगी, जो भी समस्या है तो उसका जवाब तो आप भाषा के रूप में निकाल सकते हैं, नल हाइपोथेसिस या दूसरा जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके रूप में। बट द सिलेक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट लेवल, ये बड़ा इशू है। इस पर आपको कई तरीके के पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसकी प्रचलित मान्यताएं कि इसमें क्या सेट एजम्पशंस हैं और किस तरीके से सिग्निफिकेंट लेवल सेट करना चाहिए, किस तरीके के डेटा के लिए किस तरीके का सिग्निफिकेंट लेवल फिट होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है और यहाँ पर अच्छे एक्मेडिशियंस और स्टैटिशियंस की ज़रूरत है जो इसकी कोर स्टडी से जुड़े रहते हैं ऑल द टाइम, इस पर काम करते रहते हो। इस डेटा का बिहेवियर बाय द टाइम कुछ चेंज होकर के ऐसा होगा कि नाउ सिग्निफिकेंट लेवल इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी टू डिसाइड द सिग्निफिकेंट लेवल। तो आप अगले स्टेप में लिख सकते हो, फॉर डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट लेवल वी हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड द स्टैटिस्टिशियन रिगार्डिंग द माय नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा एज वेल एज माय रिसर्च प्रॉब्लम। ये दोनों तीनों चीज़ों के फैक्टर्स को देखते हुए सिग्निफिकेंट लेवल को सेट करेंगे। कारण ये है कि जैसे ही सिग्निफिकेंट आपका लेवल सेट होगा आप तो उसके बेस पे डिसाइड कर दोगे कि इसको हम रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें। एंड इफ यू हैव कलेक्टेड द रॉन्ग सिग्निफिकेंट लेवल, यानी अगर आप अपने आप में सिग्निफिकेंट लेवल को डिक्रीज किया, अगर आपने अपने सिग्निफिकेंट लेवल को डिक्रीज किया तो आप क्या करने वाले हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? यस, थोड़ा सा बताइए जरा। अगर आप अपने सिग्निफिकेंट लेवल को डिक्रीज कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप पे? इफ यू आर डिक्रीजिंग योर सिग्निफिकेंट लेवल तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? यस, क्योंकि सिग्निफिकेंट लेवल में अगर आपकी वैल्यूज आती हैं तो आप करते क्या हो, रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को। तो इफ यू आर डिक्रीजिंग योर शेडेड एरिया, अब शेडेड एरिया पे आप आ जाइए। इफ यू आर डिक्रीजिंग योर शेडेड एरिया, क्योंकि आप उसको परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हो ना, टोटल जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है, तो अगर हम इसको 5% से घटा के 1% पे कर दें तो अब आपका ये शेडेड एरिया कितना छोटा हो जाएगा। और ये इतना छोटा हो जाएगा अगर, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, you are going to reduce or decrease the chances of rejecting the null hypothesis। ठीक, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के चांसेस को रिड्यूस कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या जा रहा है, यू आर रिड्यूसिंग द चांसेस टू
to not commit that error type 1, but you are increasing the chances to commit the error type 2. तो मैं बार बार इस पे सारा फोकस इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे ही इसका बताऊँ कि ऐसे निकलता है तो फटाफट निकालना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस मैं इस ओर ले जा रहा हूँ केवल कि आपको पता चले कि इनका महत्व कितना ज़्यादा है, कि जैसे ही आपका सिग्निफिकेंट लेवल पर असर पड़ेगा तो वो आपके रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस को सेलेक्ट कर देगा, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के साथ क्या जुड़ी हुई चीज़ है, वो एरर जुड़ी हुई है, साथ ही साथ कंक्लूजन जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि द फोर मोस्ट, अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाए तो दैट इज द डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट लेवल। ये सबसे बड़ी बात है कि सिग्निफिकेंट लेवल आपको अच्छे से डिसाइड हो। अगर सिग्निफिकेंट लेवल आपने सबसे अच्छा सेलेक्ट किया है तो चांसेस ऑफ योर टेस्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ये बढ़ते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी एंड द ट्रेड ऑफ, इन सब का ध्यान रखिए। यू द पर्सन हैव टू सेलेक्ट द सिग्निफिकेंट लेवल व्हाइल द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इससे आगे बढ़ जाइए आप। अब आपने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना ली हैं, उसके बाद में टाइप 1 और टाइप 2 एरर से बचने के रास्ते निकाल लिए हैं, मतलब अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन डिसाइड कर लिया है। इससे आगे बढ़ जाते हैं तो अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, टेस्ट स्टैटिक। टेस्ट स्टैटिक निकालनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज दिस टेस्ट स्टैटिक? दिस टेस्ट स्टैटिक इज, लिखिए, सैंपल स्टैटिक माइनस hypothesis parameter, sample static minus hypothesis parameter upon standard error of the static. Sample static minus hypothesis parameter अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिक। ये फॉर्मूला है जो आपको टेस्ट स्टैटिक देगा, क्योंकि अब आपने रीजन तो डिफाइन कर लिया है कि यार ये 0.025 है। अगर हम वन टेल टेस्ट पे जा रहे हैं तो नीचे आपके लिए दो पिक्चर बनी हुई हैं उसी पिक पर, कि एक लेफ्ट साइड को डिनोट कर रही है 5% और एक राइट साइड को डिनोट कर रही है 5%, और शेड कर दे रही है कि ये आपका रिजेक्शन रीजन है और बाकी आपका सेलेक्टेड रीजन है। ठीक, तो अब जो आपकी टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू आ गई, इसको अब आपको क्या करना है, इसको जो नेक्स्ट आपको टेबल दी गई है जेड टेबल, इसमें ढूंढना है कि इसकी लोकेशन जेड टेबल में कहाँ पर है। जो आप टेस्ट स्टैटिक निकालोगे बाय द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है उसके आधार से जब आप टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट करोगे इस फार्मूले के रखने के बाद, तो कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। अब उन वैल्यूज की लोकेशन आपको कहाँ पर देखनी है, एक जो दूसरी टेबल मैंने आपको इस पे सेंड की हुई है जेड टेबल, इसमें देखना है। ठीक, जब जेड टेबल में आप वैल्यू देखोगे तो वो डिनोट करेगी लोकेशन कि हम कहाँ पर हैं, और उस लोकेशन से आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन और वेदर इट इज इन द रिजेक्शन रीजन। ये काम आपको करना है। ठीक, जब ये काम आपके सारे हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट, आपका डिपार्टमेंट से कॉल है, टू जस्ट टेक इट फ्यू मिनट्स ओनली। हाँ जी, हाँ खैर, चलिए, तो यार ये फ्लो बिगड़ना बड़ा खराब है, कहाँ था वो। ओके, हाँ, तो ये जो आप टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ आएगी निकल के समथिंग, उसको आपको उस टेबल में ढूंढना पड़ेगा जो टेबल आपको दी गई है। उस टेबल से वो अपनी लोकेशन बता देगा कि ये जो आपका पिक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें मैं कहाँ पे हूँ भाई साहब, वो आपको बता देगा मैं यहाँ खड़ा हूँ।
तो आपको ढूंढ लेना है उसको, फिर आपको देखना है क्या वो मेरे रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में। इसके हिसाब से आप डिसीजन दोगे, ठीक, कि ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। अब फिर आपके जो क्वेश्चन नल हाइपोथेसिस के हिसाब से आपने क्वेश्चन डिजाइन किए होंगे कि अगर नल हाइपोथेसिस है तो ऐसा हो रहा होगा, अगर रिजेक्ट हो रही है हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो ऐसा हो रहा होगा, वो आपके कंक्लूजन आ जाएंगे। आइडिया कुछ कुछ हुआ आपको? आपको ये जेड स्टैटिक का फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेस्ट स्टैटिक का, उसको जेड स्कोर की टेबल में, जेड टेबल में ढूंढना पड़ेगा, और जेड टेबल में ढूंढने के बाद उसकी लोकेशन फाइंड होगी। उस लोकेशन को हम लोग लोकेट करेंगे वेदर इट इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन और इट इज इन द रिजेक्शन रीजन। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाए या रिजेक्ट कर दी। यहाँ तक की बात हो रही है हमारी। आप क्लियर हो गई? क्लियर टू ऑल? कोई डाउट हो तो पहले यहाँ तक क्लियर करो, फिर आगे बढ़े। यस, इज देयर एनी डाउट? प्लीज बेटा, कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो ये सर। जो आप लोग, हाँ बोलिए सब लोग। नो सर। ओके, तो ये जो आप लोग काम करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं जेड टेस्ट, क्योंकि ये जेड स्कोर टेबल के हिसाब से हो रहा है। अगली बात आपके लिए है कि अगर आपका सैंपल का साइज, ये जेड टेबल कब अप्लाई होगी कि इफ योर द सैंपल साइज इज इक्वल टू 30 और मोर देन 30, ये जो अगर आपका है ये 30 से ज़्यादा हो और 30 तक हो, ठीक, तब तो ये अप्लाई होगा, वरना नहीं अप्लाई होगा। ठीक, अगर ये इससे कम हो जाए 30 से, इफ द सैंपल साइज 30 से अगर कम हो जाएगा, तो आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा? टी टेस्ट। टी टेस्ट की टेबल अलग होती है, इसको कल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा एक बार टी की टेबल, ठीक है। अब अगला बात है जो आपके मन में सहज जिज्ञासा आ रही होगी कि यार ये तो अच्छा बात हो गई, इसमें एबल टेबल आ गई। तो अगर टेबल आ रही है इसमें, तो इफ इन केस अगर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आएगा, तो या तो जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन में ही लिख के दे देगा कि ये जो आपका रिलीजन है ऐसे 5% या जो भी, इसकी परसेंटेज वैल्यू इतनी निकल के आती है जेड टेबल के हिसाब से, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं देता है तो फिर एग्जाम में आपको जेड टेबल या जो टी टेबल, जो भी रिक्वायर्ड टेबल है, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी मांगने पर, ठीक। क्योंकि सारे लोग तो अटेम्प्ट करते नहीं है, तो जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनका राइट बनता है कि उनके लिए जो ये रिक्वायर्ड टेबल थे वो प्रोड्यूस कराई जाए। तो परेशान मत होइए, आप अपने लेवल से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें या तो वैल्यूज आपको लिख के मिलेंगी कि आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वैल्यूज लिख के नहीं मिलती हैं तो फिर आपको क्या होगा, आपको टेबल प्रोड्यूस कराई जाएगी। अब अगली चीज़ हम लोग करते हैं कि इस टेबल को देखने की जो एक छोटी सी चर्चा है वो भी हो जाए कि अगर आपको टेबल मिले तो आप इसको ढूंढेंगे कैसे। तो जो पिक मैंने भेजी है पहले वो मैं अपने सामने ले आऊँ। यस, तो एक अगली पिक आपके पास टेबल के रूप में है, उसको ज़रा उस पर फोकस करिए। जो आज सुबह मैंने आपको एक टेबल के रूप में पिक भेजी है, एवरी मैन हैव टू फोकस ऑन इट। ये जो आपके सामने बेटा बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है? ये वो टेबल है कि जो मैंने आपको भेजी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपका टेस्ट टू टेल टेस्ट है, आपके साथ टू टेल है आपका, हाँ सर टू टेल टेस्ट है। तो अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो आप जल्दी से करें क्या कि इस टू टेल टेस्ट के हिसाब से अब आपका 5% का रीजन कितना बना है? अगर आपका 5% ही आपका सिग्निफिकेंट लेवल है तो 5% का रीजन आपका एरिया कितना है? 5%। तो 5% की वैल्यू को, मतलब अब बची कितनी? अगर हम 5% हटा दें उससे तो बची कितनी? 95%। यस, रिस्पॉन्स देते चलिएगा। अगर हम 100% में से 5% हटा दें
तो हमारा एरिया कितना बचा? 95%, बिकॉज योर टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 0 to 100%। इसी के बीच में तो सारी वैल्यू है। हाँ जी है। तो अगर आपका ये 95% आपका सिग्निफिकेंस लेवल मतलब एक्सेप्टेंस रीजन है, 95% हुआ ना, तो अगर ये 95% आपका सिग्निफिकेंट लेवल है, सिग्निफिकेंट लेवल आपका था 5%, तो इनसिग्निफिकेंट की आपकी नल हाइपोथेसिस कहाँ तक काम कर रही है? 95% तक। तो 95% का एरिया आप लोकेट करिए। 95% का एरिया अगर आप लोकेट करना चाहें इस टेबल की मदद से, तो 95% डिवाइड बाई 2, क्योंकि अब आपका जो टेबल है उसमें तो आप एक तरफ चले गए ना, प्लीज और ध्यान दीजिएगा, अब उसमें आप एक तरफ चले गए। हाँ चले गए। तो अगर आप एक तरफ चले गए हैं, आधा इधर और आधा इधर, तो एक तरफ अगर आप चले गए हैं तो एक तरफ की जो वैल्यू कम हो रही है वो 5 में से कितनी कम हो रही है? 50% बच रहा है ना एक तरफ। अगर हमारा हमने बराबर बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, अगर आप उसको फाड़ के ऐसे मिला दो तो पेपर की तरह बराबर से मिल जाएगा, कुछ भी उसमें अलग ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे 1 रुपए में 2.50 पैसे होते हैं, ऐसे ही इस नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अगर प्रॉपरली बाइसेक्ट किया जाए तो 50% एक साइड पे और 50% एक साइड पे है। तो 50% का में से अगर आप 0.025 घटा दें तो कितना आएगा? या 95 को डिवाइड बाई 2 कर दे तो कितना आएगा? प्लीज कोई मुझे बताएगा सर जल्दी से। 17.5। 17.5% की बात हो रही है बेटा, और परसेंट में जब वैल्यू जाएंगी तो हम लोग वो यहाँ पर 25% को क्या लिखा जा रहा है? डिवाइड बाई 100 करके 0.025। जी सर। तो अब बताइए मुझे कि अब जो आपका 95% का एरिया है उसको कैसे लिखें हम? या ये जो आपका 0.5, अब तो 0.5 बच रहा है ना, तो इस 0.5 में से 0.025 घटाइए, इफ दैट इज अ टोटल 1। अब इन्होंने 1 में किया ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा 100% परसेंट में तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन मिल तो सारा 1 में रहा है ना। 1 के अगेंस्ट तो ये बोल रहे हैं 25% को कि नहीं भाई इसको हमने 100 से अगर डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है? 0.025। तो मतलब 100 को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया 1 में, तो आप भी 1 में कन्वर्ट करके चलिए, तो जो आपका 50% है वो कितना हो जाएगा? 0.5। अब इस 0.5 में से आपको घटाना है 0.025। अब क्या मिलेगा? प्लीज करो सारे लोग और जल्दी से, तो फिर अगर आपको कभी टेबल मिलेगी तो दिक्कत नहीं आएगी कि क्या मिल रहा है अब आपको। तो यार कोई कर भी रहे हो कि नहीं? सर 0.25। यस, 0.25। 0.25। 0.25 क्या Yes, कर sir. रहे हो भैया? 0.5 इज द सर 50%। हाँ बोलिए, आप बोलिए कनिका जी, क्या बोल रहे हैं? सर 0.475। यस करेक्ट। अब सारे लोग ध्यान दो, मैंने क्या बोला? 0.50, यही तो 50% है ना बेटा, एक का आधा तो 50 पैसे ही होंगे ना। 0.50। अब आपने जो एरिया रीजन में एलोकेट किया है वो कितना किया है एक साइड पे? वो कितना किया है एक साइड पे? 0.025। 25% नहीं किया है, क्योंकि आप 5% का आधा कर रहे थे। अगर आप 25 कर दोगे तो 25% हो जाएगा, 0.25 कर दोगे तो वो 0.25 नहीं है, वो 0.025। अब आप 0.5 में से जब 0.025 को घटाओगे तो 5 के नीचे तो 0 आ जाएगा, फिर 25 होगा, ठीक। तो आपका जो ऊपर की फिगर हो जाएगी 0.500, इसमें से आपको घटाना होगा 0.025, तो आपको आंसर मिलेगा जो कनिका बता रही है 0.475। इतनी बात से आप सारे लोग एग्री हो? यस सर। तो आप जरा इसको, यस, तो इसको आप जरा डबल कर लीजिए। इसको जैसे ही आप डबल करोगे मल्टीप्लाई बाई 2, सारे लोग आज कैलकुलेटर पेन कॉपी थोड़ा रखो पास में, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी सीख जाएंगे आप, और इसको ढूंढने में ही अगर आपको टेबल मिलेगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ये सारी बातें क्लियर अभी कर देना चाह रहा हूँ।
तो आप इसको जैसे ही डबल करोगे तो यू विल फाइंड आपको मिलेगा 0.95, मतलब 95%। एग्री हैं आप लोग? करके देख लिया आप लोगों ने सबने? यस सर। Yes, हाँ। sir. चलो, तो यस अब सर। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि अगर हमारा टू टेल टेस्ट है तो हम उस वैल्यू को ढूंढे कि जो 0.4750 हो, जो कि कनिका ने बताई। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपको आइदर साइड में हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन है एक साइड का वो पता चल जाएगा। वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतना ही होगा, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे उतना होगा। तभी रिजेक्शन रीजन 0.025 में अपने आप आएगा। तो जरा आप हम लोग इस टेबल की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा 0.750 कहाँ पर है। तो आप जल्दी से देखिए कि जो आपकी ये वर्टिकल एक्सिस पर जो चीज़ आप देख रहे हो तो उसमें आप देखो 1.9 मिला आपको, 1.9 ऑन द यस वर्टिकल। सर। तो Yes, sir. 1.9 से आप हॉरिजॉन्टल चलना शुरू करिए, और हॉरिजॉन्टल चलते हुए जहां ऊपर आपके लिए लिखा है 0.06, इस इंटरसेक्शन पर जो भी कॉलम मैट्रिक्स बन रही है, इस इंटरसेक्शन पर जो सेल बन रहा है, मतलब 0.19 से हम लोग हॉरिजॉन्टल चले, और जो आपको ऊपर दिया हुआ है उसमें से जो 0.06 है उससे वर्टिकली नीचे आए। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर जो सेल क्रिएट अगर हो जाएगी तो उसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है, 0.450। ढूंढ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.196 है, इस वैल्यू के अंदर ही आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन आना चाहिए। ये रिजेक्शन और सिग्निफिकेंट लेवल है इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि आपने अब अपने परसेंटेज को किसमें डिफाइन कर लिया, नॉर्मल टेबल के हिसाब से नंबर्स के वैल्यूज के टर्म्स में। तो नंबर और वैल्यू के टर्म्स में अगर आपने इसको डिसाइड कर लिया है तो क्या हुआ कि ये जो आपका डेटा है ये कहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि ये तो डिविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर लिखा भी होगा नॉर्मल डिविएट। तो नॉर्मल डिविएशन ये कितने कहाँ तक फैला हुआ है, 95% कहाँ तक फैला हुआ है, मीन से 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन की दूरी तक का हिस्सा 95% में आ रहा है। अगर हमने आपको याद हो कि पीछे की क्लासेस में जब हम लोग शायद स्टैंडर्ड डिविएशन या कोरिलेशन कुछ डिस्कस कर रहे थे तो कहीं हमने आपको एक वैल्यूज भी कुछ लिखाई थी कि द एरिया फॉल बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डिविएशन आइदर साइड इज, कुछ लिखवाया था 95 पॉइंट समथिंग लिखवाया था, याद आ रहा है? Yes. तो अब जब आप एग्जैक्टली 95 पे पहुंच रहे हो तो वो 2 डिविएशन से थोड़ा कम हो जा रहा है बस। तो आप देखते जाओ कि सारी जितनी आपकी जो स्टडीज है वो वैलिडेट भी होती जा रही है साथ में। गेटिंग? तो अब आपको ये पता चला कि जो अब ये वैल्यूज के टर्म्स में अगर हम लिखें तो डिविएशन के टर्म्स में मुझे पता चल गया कि 1.96। तो अगर कोई भी मेरे पास डेटा हो सैंपल का, क्योंकि वो तो हमारे पास उसी डेटा सेट का है, तो अगर हम उसको डिविएशन से या एरर से डिवाइड कर दें तो हमको z की लोकेशन पता चल जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि ये हमको बता क्या रहा है कि मीन से कितनी दूर हो, यही तो बता रहा है कि आप मीन से कितनी दूर हो। नॉर्मल टर्म्स में अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है तो ये क्या बता रहा है कि अगर कहीं पर कोई मीन बीच की वैल्यू है तो आप इससे कितना दूर हैं। तो आपको बता रहा है 1.96 आइदर साइड ऑफ मीन में ये 95% एरिया आता है। उसने आपको ये जवाब दिया इस टेबल के माध्यम से। क्लियर हो रही है बात? अब जब आप टेस्ट स्टैटिक अप्लाई करोगे तो आपको फिर एक्चुअल ये लोकेशन पता चलेगी कि आप मीन से कितना दूर हैं। फिर आपके अपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बने हुए हैं एज पर द सिग्निफिकेंट लेवल। उस हिसाब से अपना हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अभी हम टेस्ट स्टैटिक से हट के कुछ एक अलग सी बात करें आपसे। अगर आपको कभी जेड स्कोर ढूंढना है तो कैसे ढूंढे जेड स्कोर? जेड स्कोर मतलब
कि अचानक आपको कोई एक्स दे दिया जाए किसी बड़े अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, उसकी आपको मीन भी पता है और उसकी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता है, और आपको कोई एक अचानक वैल्यू दे दी जाए एक्स, और आपसे सवाल कर लिया जाए जरा भैया ये कहाँ पे है, ये बताओ मुझे, वेयर इट इज लाइंग, वेयर इट इज लाइंग। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए वेदर इट इज वेरी नियरर टू द मीन और नॉट, इस तरीके का काम आपसे अगर करा लिया जाए, पर्टिकुलर जेड की एक किसी एक्स की ही लोकेशन पूछ ली जाए, तब आप क्या करने वाले हैं, या अगर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग थोड़ी आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक अगर कोई आपकी क्वेरी आ रही है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। जो अभी तक डिस्कस हुआ, इज देयर एनी क्वेरी? अभी तक जो डिस्कस हुआ उस पर कोई क्वेरी है? नो सर। नो। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, एक आध जो छोटे छोटे टेस्ट हैं या नई सारी जो बातें हैं वो भी कुछ हो जाएं। आप लोगों के साथ फार्मूला आपने लिख ही लिया है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, उसके सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे। चलिए, इफ ए कॉइन वाज टॉस्ड, अगर एक सिक्का उछाला जाता है 400 टाइम्स एंड हेड occurs 216 times, test the hypothesis that coin is unbiased. ठीक, एक सवाल तो ये हो गया, दो सवाल हमारी क्लास में अभी लग रहा हो जाएंगे, हम लोग के पास 15 मिनट है छोटे छोटे से। दूसरा देख लीजिए, एक दो चार लाइन छोड़ दीजिए काम करने के लिए अपने, एक छोटा सा एरिया, फिर उसके बाद दूसरा लिख लीजिए। रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। पहला वाला, ओके, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स and the head occurs 216 times, then test the hypothesis that coin is unbiased. ठीक, अगर एक सिक्का 400 बार उछाला जाता है और 216 बार हेड आता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सिक्का था या जो इसकी उछाल थी, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों साइड हेड बनी है या टेल बना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपको प्रूफ करना है बाय द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। दूसरा सवाल है, इफ अ डाई इज थ्रोन, पासा, इफ अ डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स, 9000 बार एक डाई को फेंका जाता है, थ्रो ऑफ 3 और 4, थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर आ जाएगी, थ्रो ऑफ 3 और 4, जो उसमें आता है 3 या 4, ये आता है 3240 टाइम्स। क्लियर है? द थ्रो ऑफ 3 और 4 occurs 3240 टाइम्स, 3240 बार 3 या 4 आता है। The die cannot be regarded as unbiased and find the limit that which is the probability of the throw of 3 and 4. ठीक, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अब हम लोग किस पर आ जाते हैं, अपने पहले वाले पे, जो बड़ा आसानी से आपको मदद करेगा। एक सिक्का अगर 400 बार उछाला जा रहा है और उसमें हेड आता है 216 बार, अब आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। तो मैंने क्या बोला कि हाइपोथेसिस आर ऑलवेज एज्यूम मीन, कि जो निश्चित संभावना हो, यही तो मीन होता है ना, कि दूर की और पास की वैल्यू को लेके एक जगह पर आ गया, तो एक सबसे ज़्यादा संभावना एवरेज वैल्यू आने की होती है। तो अगर कोई सिक्का उछाला जाएगा तो सबसे ज़्यादा एवरेज क्या है, आपका एवरेज क्या है वहाँ पर, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट क्या है, न्यूट्रल है अगर आप तो 1/2,
एग्री कि आधे आधे बार होना चाहिए, ये यार गलत हो रहा है आधी बार। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन याद आ रहा है, बाइनोमल, तो बाइनोमल के हिसाब से ये p बन गया, p इज 1/2, इन द केस ऑफ द कॉइन p इज 1/2। यही तो है ना बेटा, कोई डाउट हो तो फौरन पूछ लेना। 1 minus p is the q, p is the possible chances for occurring any event and q is the non possibilities। तो पॉसिबिलिटी भी आधी है और नॉन पॉसिबिलिटी भी आधी है इस केस में, क्वाइन के केस में। तो आपके लिए p भी हो गया 1/2 और q भी हो गया 1/2। तो अगर आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हल्का सा याद है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको अगर मीन लेना हो NP, तो NP आप लेते कैसे? NP, यस, NP कैसे होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट इज द मीन। तो आपका मीन निकलेगा कैसे? आपका N कितना है? 400, P कितना है? 1/2। नोट कर लीजिए, बर्नौली में जो आपकी मीन है, मीन्स द बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली थ्योरम अगर आप पूरी देखोगे तो वो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन उसी में कवर होता है। तो उसमें जो मीन है that is the n means the number of events multiplied by the possibility of such events to get occur। तो आपके लिए NP हो गया, n हो गया 400 और पॉसिबिलिटी आप तो क्वाइन के केस में समझ ही रहे हैं 50% है, तो आपके लिए NP क्या बन गया? 200। अब वेरिएशन क्या होता है ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में? सोचोगे यार सर तो बात नॉर्मल की कर रहे थे, चले गए बर्नौली पे। तो यार वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपके लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट में तो इतनी सुविधा नहीं मिल सकती, आज यही बात होगी। अब ये क्वेश्चन सामने आ गया तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आपको रिवीजन हो जाएगा। इसका वेरिएशन कैसे हम लोग देखते हैं? n इंटू पी इंटू क्यू, दिस इज द वेरिएशन। जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका वेरिएशन देख लो बेटा, नापने का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो है n इंटू पी इंटू क्यू। तो हमें वेरिएशन पता हो गया, वेरिएशन का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके लिए? स्टैंडर्ड डिविएशन। याद आ रहा है ना अच्छे से? ये सब बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है। यस सर। ओके, तो इस जब आप वेरिएशन का स्क्वायर रूट लोगे देन यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वही स्टैंडर्ड एरर है। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत हो ना। ठीक, तो अब आपने वेरिएशन जान लिया, तो अब आपको n भी पता है, q भी पता है और p भी पता है। तो फटाफट अप्लाई करके आप NP/Q का स्क्वायर रूट ले करके स्टैंडर्ड एरर जान सकते हैं। चलिए लगाइए फार्मूला फटाफट से। सर कितना आ रहा है? बेटा n हो जाएगा आपका 400 और p है हाफ और q भी है हाफ, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। सर 10। तो नीचे, यस, नीचे आ गया 4, 4 जो है वो डिवाइड कर देगा 400 को, तो 100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक है ना, यही आ रहा ना आप लोगों का? और नहीं भी आ रहा है तो यही कर लीजिए। यस सर 10 आ रहा है। गुड, तो 10 आ रहा है, वेरी गुड। तो 10 आपका स्टैंडर्ड एरर हो गई। अब आप अपने फार्मूले पे चले जाइए कि आपने जो फार्मूला z का देखा है वो फार्मूला क्या था? फार्मूला था आपका टेस्ट स्टैटिक माइनस हाइपोथेसिस पैरामीटर, ऐसे ही तो कुछ था ना, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पर टेस्ट स्टैटिक कितनी है आपकी? इज द, ये बेसिकली चीज क्या हुई बेटा? ये एक्चुअली हुआ द डिफरेंस। जैसे अब आपके लिए यहाँ पर टेस्ट स्टैटिक मतलब आपके इसका x बार मीन आपका क्या आ रहा है? म्यू मान लेते हैं। म्यू क्या आ रहा है आपका इसमें? 200 ही तो निकाला था आपने, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, और NP 200 ही तो निकाला था। तो ये 200 से में से आपको घटाना है डिफरेंस,
डिफरेंस कितना है कि कितनी बार क्वांटाइज हुआ, एक्स आपका है 216, ठीक, और पैरामीटर की आपकी वैल्यू बता रही 200, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 16 न्यूमरेटर में। टेस्ट स्टैटिक आपकी बोलती है कि 216 बार भी आया है, और आपका जो पैरामीटर है वो बोलता है कि 200 बार आना चाहिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 16। 16 बैठा लीजिए दिमाग में, यस 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर 10। यस 10 का स्क्वायर रूट। तो आपका जो ये स्टैंडर्ड एरर है इससे डिवाइड कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड एरर है 10, तो आपकी टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू आ गई 1.6। यहाँ तक क्लियर? 1.6 प्लीज सारे लोग। यस सर, यस सर। यस सर। 1.6 अगर आपकी आ गई है और मैं ये बोलूं कि इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, तो 5% के हिसाब से आपके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। 5% के हिसाब से सर 0.5 से 5% के हिसाब से 6.5 क्या बता रहे हो बेटा? सर 0.5 सर 5% के साथ हाँ 5% के हिसाब से आपकी 0.5 जो वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1.96, यही तो कैलकुलेट की थी टेबल की मदद से। यस सर। टेबल की मदद से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.96, अगर 5% का सिग्निफिकेंस लेवल है तो। और अब आपने अपनी टेस्ट स्टैटिक ढूंढ के निकाली, वो बोलती है 1.6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1.6 1.96 के एरिया के अंदर है। हमारा 1.96 तो यहाँ तक था ना, इसके बाद का एरिया रिजेक्शन था आइदर साइड, और हमको मिल गया 1.6। अगर हमें 1.6 मिल गया है तो इसका मतलब हम एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर हैं, और अगर हम एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर हैं तो हमारी प्रॉब्लम का नल हाइपोथेसिस क्या था, पॉइंट इज। हम जब भी नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो जो स्थापित मान्यताएं हैं उस पर बनाएंगे। स्थापित मान्यता ये है कि 200 बार गिरना चाहिए, हाँ तो आपने वही लिया है मीन पे 200 बार, ठीक। फिर उसके बाद क्या है ऑल्टरनेटिव, क्या कि क्या इसमें आया कि नहीं आया सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से। तो सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से देखते हो कि 1.6 आया है आपका, इसने 1.96 को पार नहीं किया है। तो अगर पार नहीं किया है तो आपके एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर में, आपका रिजेक्शन रीजन देखो कहाँ से शुरू होता है, आफ्टर 1.96। वो जो आपके पास पिक्चर आई हुई है शेडेड वाली, उसमें देखिए रिजेक्शन रीजन में आप वो 5% का एरिया लेते हो। 5% का एरिया का मतलब वैल्यू विच इज नॉट लाइंग इन बिटवीन 1.96 ऑफ द डिविएशन। तो जो 1.96 के अंदर है वो एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्ट होने का मतलब क्या हो गया कि आपकी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। और नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट क्या हुआ करेक्ट होने का, कि आप बोलोगे द क्वाइन इज अनबायस्ड। कुछ ही चर्चा समझ में आई? यस सर। प्लीज Yes, सारे sir. लोग को चर्चा ये समझ में आई कि यस सर। ठीक। तो ऐसे बेटा जेड टेस्ट लगाए जाते हैं। ये केस तो एकदम उस तरीके का था आपके लिए, सिंपल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर इसी में वैसी वैल्यूज आपको मिल जाएं जो कि एक सैंपल से दूसरे सैंपल, उसमें से इसमें तो कोई सैंपल निकाला ही नहीं गया, इसमें तो केवल इन्होंने एक्स की वैल्यू दी और उसका लोकेशन ढूंढवा लिया आपसे। एक्चुअली जेड स्कोर ढूंढवाया इन्होंने आपसे, ठीक। इन्होंने एक्चुअली आपसे जेड स्कोर के हिसाब से काम करा लिया और आपने उसी को नल हाइपोथेसिस बना के आंसर दे दिया कि हाँ ये तो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में तो क्वाइन अनबायस्ड है, ठीक। तो ये एक्चुअली आपने ढूंढा जेड स्कोर। अब इसमें अगर टेस्ट लगाया जाए तो इसी में से कोई सैंपल निकाला जाए फिर आप अप्लाई करो, तब जब कोई सैंपल निकाला जाएगा तब क्या होगा, सैंपल निकाले जाने पे सैंपल भी तो अपना कोई मीन देगा। हाँ सर देगा, ये तो बात हमने सोची नहीं थी। अभी तो आपने सारे मीन और सारा सब कुछ तो पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसमें कोई सैंपल तो ऐसा सच निकला नहीं था कि इसमें से 5 बार सिक्के उछाले गए तो क्या रिजल्ट है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक। इस 200 में से तो 5 बार की तो बात करी नहीं उसने आपसे, मतलब बड़ी पॉपुलेशन में छोटा सैंपल तो निकाला नहीं गया। उसने पर्टिकुलर आपको डायरेक्टली बता दिया कि 216 बार इतना आता है,
तो आपने लोकेशन के हिसाब से काम चला लिया अपना। लेकिन अगर इसी में से सैंपल पिक आउट हो जाए तो सैंपल अपना भी तो मीन एक देगा। ये जो सैंपल अपना मीन देगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर में ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और उस काम को आप जल्दी से लिख लीजिए। क्या करना है आपको, वहाँ पर आपकी जो फॉर्मूला में मैंने आपको लिखाया स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड एरर क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक ही डिस्ट्रीब्यूशन था, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वही आपके लिए स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको सैंपल दे दिया जाए तब आपके लिए क्या हो जाएगा, तब आपके लिए स्टैंडर्ड एरर को ढूंढना दूसरा काम हो जाएगा। और इसका नोटेशन आप लिखेंगे सिग्मा सबस्क्रिप्ट में एक्स बार। ये जो अगला आपको छोटा वाला मीन मिल रहा है इसकी ढूंढना है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर है। सिग्मा किसका लेना है आपको, पॉपुलेशन मीन का, ठीक। सिग्मा किसका लेना है, पॉपुलेशन मीन का। एन क्या है, वो सैंपल है जो आपने बाहर निकाला है। सिग्मा मीन्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन, एन का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। और ये एन आपके लिए वो वैल्यू है जो आप सैंपल पिक कर रहे हो बड़े वाले सैंपल से, तब आपको मिलेगा स्टैंडर्ड एरर। फिर उसको आप वो बेस फार्मूले में अप्लाई कराओगे। अगर किसी बड़े में से कोई छोटा सैंपल निकाला जाता है तो स्टैंडर्ड एरर ऐसे ही आपको कैसे ढूंढना है, ये चर्चा मैंने की। अगर किसी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो आपसे काम करा ले जिसमें से सैंपल ना निकाला गया हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन ही, मतलब सिग्मा ही आपके लिए स्टैंडर्ड एरर की तरह काम करेगा। इफ ऑल यू गेटिंग द थिंग्स, Yes, sir. समझ आती जा रही है। Yes, तो sir. Yes, sir. तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, इसको आप करिएगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आप कोशिश करिएगा कि आपसे हो जाए और आपके पास एटलीस्ट बात करने के लिए मुझसे अच्छी आपकी तैयारी हो। चलिए, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, 2-4 मिनट हम लोग को लग सकते हैं, क्लास के थोड़ा सा ऊपर हम लोग जा सकते हैं, केवल 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं। कि अगर एक स्टेडियम है और उसमें, पहले तो मैं केवल समझा दे रहा हूँ फिर वैल्यूज आप लिख लीजिएगा। अगर एक स्टेडियम है और उसमें कोई शीटिंग हो रही है, शीट बिछाई जा रही है ऊपर, तो 2000 शीट की सप्लाई है। देखिए, रिक्वायरमेंट इज 2000 शीट्स, 3 सेट जो पढ़ते हैं, 2000 3 सेट्स, जिनकी की थिकनेस 0.06 होनी चाहिए। ठीक है, वेट के केस में एडिशनल वेट के साथ उनकी वो थिकनेस है वो 0.06 होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि वो जो आपकी टीन है उसका रूफ मजबूत है। स्ट्रेंथ का पैमाना आपके लिए 0.06 है, दैट इज द, यू कैन से द मीन, वो आपके लिए मीन का काम करेगा। तो कंसल्टेंट्स ने कई लोगों को दिया और चेक किया और कहा यार इसमें से चेक करना है कि ये जो 2000 सीट की सप्लाई आई है इसमें तो ज़रा यार भैया चेक करो। तो उन्होंने 60 सीट को पिक कर लिया। वैसा ही सवाल आ रहा है कि जैसा एक क्लास में से 4 बच्चे निकाल लिए जाएं और फिर क्लास की परफॉर्मेंस को चैलेंज किया जाए। तो अब वो जो 2000 सीट थी उसमें से 60 सीट्स को उन्होंने पिक आउट कर लिया। नोट करते जाइए, मीन्स यू कैन से इट इज अ सैंपल का एन। तो ये पिक आउट कर लिया आउट ऑफ 2000 सीट्स। और जो इन्होंने सैंपल की सीट पिक की, इसका मीन नोट करिए बहुत ध्यान से, इसका मीन 0.06065। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो इन्होंने मीन सैंपल निकाला 60 का, उन 2000 टीन शेड के बीच में से, उन 60 का मीन इनको मिला थिकनेस के अगेंस्ट में 0.06065। यहाँ तक की बात आपके साथ में हो गई। और जो डिविएशन है इन टोटलिटी,
तो वो पाया जाता है 0.03। अब आपको बताना ये है कि ये जो सैंपल साइज निकाला गया, इसके बेस पर क्या ये 2000 सीट को स्टेडियम में अलाउ किया जाए लगने के लिए कि नॉन अलाउ किया जाए, ये कब आपको करना है। ट्रूनल हाइपोथेसिस भी आप बताएंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आप बनाएंगे, और वैल्यूज आपको मिली गई हैं तो टेस्ट स्टैटिक आप अप्लाई करेंगे। टेबल आपके पास है ही, जहाँ टेबल की ज़रूरत लग जाए आपको तो वो भी अप्लाई करिए और फिर अपने आंसर को बताइए। ठीक, अगर आप कर पाए तो मुझे रात को भेज दीजिए, कोशिश करेंगे हम देख लें, वरना आप अपना किया हुआ इस पर मुझे कैमरे पे भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बाकी स्टूडेंट्स भी समझ पाएंगे और सारे लोग उस पर अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। मुझे भेज दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आज देखने की कि आपके आंसर्स को मैं देख लूँ। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और अगर पहला वाला वो वाला भी हो जाए जो बर्नौली वाला है, तो क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा टच आ जाएगा, तो वो भी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब आप जल्दी से क्वेरी पूछ लीजिए क्योंकि किसी दूसरी क्लास का आपका टाइम लॉस हो रहा होगा। इज देयर एनी क्वेरी बेटा? प्लीज, इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? नो, बड़ी धीमी धीमी आवाज आ रही, नो भी जोर से नहीं मिल रहा। सुबह नाश्ता नहीं मिला क्या? या मुझे लग रहा है वाजपेयी जी ने बहुत पढ़ा पढ़ा दिया, सारा नाश्ता गायब हो गया। क्यों? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमारी आपकी मुलाकात कल होती है, होपिंग कि आप उस पर कुछ कर गया होगा, तो हम लोग का डिस्कशन और हेल्दी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। चलिए, कुछ पूछना है? यस सर, ओके सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा जल्दी। सर वो सुबह जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसको सर एक सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करा देते। बेटा हमने देखे नहीं है, कल हम कुछ ज्यादा बिजी थे तो हमने कुछ टच ही नहीं किया उस पर। ठीक, और अब तो आप दूसरी क्लास भी है तो आपका टाइम क्यों डिस्टर्ब हो। ओके सर, ठीक, ओके ओके। चलिए कल हम आगे टाइम निकाल के सब डिस्कस कर लेंगे जो जो आपको दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।